हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्लास 7th चैप्टर 1 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो इस IAS की प्रिपरेशन के लिए द बेसिक ऑफ पॉलिटी मैं आपको आज इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इक्वालिटी का मतलब है बराबर का दर्जा। ठीक है, चाहे वो कोई भी सिटीज़न हो, उसे बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये पॉलिटी का बेसिक है। ठीक है, तो जो मेन लाइंस और जो पैराग्राफ होंगे, जो बेसिकली जो कंटेंट है, वो जो काम का होगा ना, बेसिकली वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ना, ये सब है सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं ना, चाहे वो एक हाउस हेल्पर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अनएम्प्लॉयड हो या मीडिया पर्सन हो, ठीक है, हाउसवाइफ हो, ठीक है, किसी भी तरह के हो, आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो, डोमेस्टिक हेल्पर हो, टीचर हो, ट्रेडर हो, ये सब जो है ना सोसाइटी में, ये सब सोसाइटी का एक पार्ट है। ठीक है, तो सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ वोट का। अगर हम वोट करने जाते हैं तो वो उस वोट की लाइन में एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी लग सकता है, और दूसरी बात एक हाउस होल्ड वर्कर भी लग सकता है। तो दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी जो है ना, इसकी हम बात करने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन है। ठीक है, ये 7th क्लास के बच्चे तो इसको पढ़ लीजिए, पर जो UPSC के स्टूडेंट्स हैं, मैं उसके लिए बेसिकली समरी बता रही हूँ इस चैप्टर की। ये कन्वर्सेशन बेसिकली इसलिए करी गई है कि 7th क्लास के बच्चे को समझ में आ जाए। बट ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये ऑल अबाउट एक डोमेस्टिक हेल्पर है कांता देवी, और उसकी एक और फ्रेंड है। ठीक है, तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो मालिक है वो भी इसी लाइन में लगा है और हम भी इसी लाइन में लगे हैं। ठीक है, तो ये बहुत उन्हें अच्छा लगता है हाउस हेल्पर को देख के कि हम इक्वालिटी का हमें दर्जा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बेसिकली जो चैप्टर है। ठीक है, जो UPSC के लिए पॉलिटी की बेसिक्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो होती है ना, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इक्वल राइट टू वोट, कि हम सबको इक्वल राइट है वोट करने का। ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, all adults irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they belong to, and whether they are rich or poor. ठीक है, बेसिकली जो वर्ड है ना, जिसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज का मतलब है, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें ये वाला बेसिकली एक मूवमेंट बनाया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। इसका मतलब ये है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी हो, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, और कास्ट क्या है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अमीर है या गरीब है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब इन बातों को हटाकर, ठीक है, जितने भी एडल्ट्स हैं कंट्री में, उन सबको वोट करने का राइट है। ठीक है, वो सब वोट करते हैं, और जो वोटर्स होते हैं वो इस बात की फिक्र नहीं करते वो कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी बंदिश उसमें नहीं होती है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। ठीक है, the idea of a universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, ठीक है, जितने भी एडल्ट हैं हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि जो भी एज हमारी बताई गई है, जितना एडल्ट हमें माना जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, उसके पास कितना पैसा है, कितनी कम्युनिटी से वो कौन सी बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये सबको हटा करके ये देखा जाता है कि वो सब वोट के लिए इक्वल, वोट देने के लिए इक्वल है। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। अब देखिए, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी तो है, तो उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ
इनइक्वालिटीज, मतलब फिर भी इक्वल राइट्स होने के बाद, इक्वल कॉन्स्टिट्यूशंस होने के बाद फिर भी हमारे समाज में, सोसाइटी में कुछ टाइप की इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या है, सबसे पहले है कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम मीन्स मैं मानती हूँ डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, बट कुछ ऐसे स्तरों पे जो बेसिक 2 रीजन बताए गए हैं, इनके हिसाब से इनइक्वालिटीज अभी भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बात कास्ट सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम है वो है रिलीजन। तो इस वाले पैराग्राफ में बेसिकली आपको ये बताया गया है। उसके बाद ये सब जो सिर्फ काम का है ना, मैं वही आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है ये टर्म दलित, ठीक है। दलित इज द टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित का मतलब होता है जो लोअर कास्ट लोग होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए, लोअर कास्ट लोगों को एड्रेस करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, नोन एज दलित। दलित मीन्स ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि समाज से टूटा हुआ, डिस्क्रिमिनेटेड, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, समाज से टूटा हुआ एक वर्ग जो कि लोअर कास्ट कहलाता है, दैट इज दलित, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, इज अ फेमस दलित राइटर, ठीक है। ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे एक फेमस दलित राइटर थे। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम है झूठन, ठीक है। उनकी किताब का नाम क्या था, झूठन। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। उसमें इन्होंने ये बताया था, देखिए यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में ना बेसिकली ये बताया गया है कि जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है झूठन, उसमें उन्होंने कहा है कि कभी कभी उनको क्लास में पीछे बिठा दिया जाता था, जमीन पे बिठाया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस होते थे अलग अलग तरीके के, जैसे कि और बच्चों को जो अपर कास्ट के लोग थे उनको पढ़ना अलाउड था, बट स्कूल में जाने के बावजूद भी लोअर कास्ट पर्सन को या फिर दलित को नहीं पढ़ाया जाता था, और जो उनके टीचर्स होते थे वो भी उनसे ग्राउंड साफ करवाते थे, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने एक पहरा अपने जो झूठन थी उनकी ऑटोबायोग्राफी उसमें से दिया है कि मुझे पढ़ाने के नाम पर उन्होंने प्ले ग्राउंड को साफ करने के लिए कहा, ठीक है। उनका जो पूरा फेस था वो डस्ट से कवर हो गया था, उनकी जो बैक में पेन हो गया था, बट बावजूद उसके उनको प्ले ग्राउंड स्वीप करने को बोला गया, यानी कि साफ करने को बोला गया, और बच्चों को पढ़ने के लिए बोला गया जो कि अपर कास्ट के लोग थे। तो ये सब जो था उनके जो पापा थे, यानी कि जो उनके फादर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, तो उन्होंने देखा कि जो मेरा बेटा है वो प्लेग्राउंड साफ कर रहा है और बाकी सब अपर कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनको ये देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा जब टीचर ही ऐसा करेंगे तो बदलाव कहाँ से आएगा। तो ये जो सारी स्टोरी है बेसिकली वो इस पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है। और ये उनकी बुक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल करके आता है आपका यूपीएससी के लिए कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, ठीक है। तो दैट इज झूठन, अ दलित्स लाइफ। तो एक स्टोरी ये दी गई है, और जो दूसरी स्टोरी है यानी कि सेकंड स्टोरी है, देखिए यहाँ पर लिखा है सेकंड स्टोरी, ये है एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, ठीक है। तो पूरा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो दोनों जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास और कहते हैं कि हमको एक रेंट पर हमें एक एग्रीमेंट करवाना है या रेंट पर एक कमरा लेना है। तो उस सोसाइटी में पर्टिकुलर बिल्डिंग में वो जाते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं ना वहाँ पर एक एक्सक्यूज़ बना देते हैं, ठीक है, कि हम नॉन वेजिटेरियंस को नहीं देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट। जो नॉन वेज खाते हैं उनको वो मकान नहीं दे सकते, ठीक है, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी वेजिटेरियन रेजिडेंस, ताकि बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेज खाने वाला नहीं है, इसलिए हम नॉन वेज खाने वालों को नहीं रेंट पे अपार्टमेंट देते हैं, ठीक है। उसके साथ ही वो क्या देखती हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में ही नॉन वेज बन रहा होता है।
तो वो समझ जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस अंसारी कि ये हमको पागल बना रहे हैं, बेसिकली ये हमें देना ही नहीं चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर उनसे कहता है कि आपको ना अपना जो नाम है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से पलटकर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा मिस्टर एंड मिसेस कुमार। ठीक है, अगर आप ये नाम रख लेते हैं तो आपको जिस भी घर में जाएंगे आपको अपार्टमेंट जो है वो मिल जाएगा, बट वो ऐसा करने से रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, लैंडलेडी तैयार हो जाएंगे अगर वो अपना नाम चेंज कर लेंगे। तो बेसिकली जो दो स्टोरीज मैंने आपको बताई, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि और एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, ये दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं वो किस चीज़ के हैं मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ द इनइक्वालिटीज इन इंडिया। ठीक है, पहला है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो कि मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित थे उनकी स्टोरी बताई थी, और दूसरा है रिलीजन। ठीक है, रिलीजन में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया अभी कि जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वाला। ठीक है, तो वो रिलीजन, कास्ट सिस्टम और रिलीजन, ये दोनों ऐसी चीज़ है, ऐसी जड़ें हैं हमारे इंडिया के अंदर जो इक्वालिटी होने के बाद भी इनइक्वालिटीज पैदा करती हैं। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि ये जो दोनों स्टोरीज थी ये आत्मसम्मान, डिग्निटी के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज अ इक्वल। इसका मतलब हर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वल है, चाहे वो किसी भी मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, या फिर कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, या किसी भी रिलीजन का हो, ट्राइब से बिलोंग करता हो, एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका डाउन हो, कैसा भी हो, तो वो सारे चीज़ इक्वल हैं। ठीक है, सारे लोग इक्वल हैं। हमारा बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ये कहता है। उसके बाद बात करते हैं सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस बताए गए हैं यहाँ पर 4, जिसे मैंने हाईलाइट किया है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली है क्या। फर्स्ट प्रोविजन हमारा कहता है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के हिसाब से हर पर्सन इक्वल है। ठीक है, सेकंड कहता है, सेकंड प्रोविजन हमारा कहता है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, मेल या फीमेल। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट, बर्थ, मेल, फीमेल, इन सब के बेसिस पे नहीं होगा। थर्ड प्रोविजन हमारा कहता है एवरी पर्सन कैन असेस ऑल पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है वो हर नागरिक उस कंट्री का यूज कर सकता है, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गए, होटल्स हो गए, शॉप्स हो गई, मार्केट्स हो गई, और जितनी भी पॉलिसी अवेलेबल होती है वो सबके लिए होती है। रोड्स एंड जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सब यूज कर सकते हैं हर सिटीजन इंडिया का। फोर्थ हमारा है अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, यानी कि छुआछूत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये 4 जो प्रोविजंस है ना, ये बेसिकली इस वाले पैराग्राफ में बताए गए हैं। अब बात करते हैं ये जो 4 प्रोविजंस हमने पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं कि हमें इक्वल बताया जाता है। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं बाय द लॉ, कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, और देखा जाता है कि कानून ना टूटे। उसके बाद सेकेंडली गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम बनाई जाती है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कम्युनिटीज में, जिससे कि ये चारों के चारों प्रोविजंस हमें वो फॉलो हों। ठीक है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिड डे मील। मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने, ताकि सारे प्रोविजंस हमारे इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम से किस तरह से हम इक्वालिटी का जो लॉ है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मिड डे मील के बारे में मैं बताती हूँ। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिसमें सबको इक्वल रखने की कोशिश की गई है।
ये स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु में, ठीक है। फर्स्ट स्टेट थी टू प्रोवाइड द मील चिल्ड्रंस विद द कुक फूड, ठीक है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द कुक्ड फूड। तमिलनाडु इंडिया में पहला ऐसा स्टेट था जहां पर मिड डे मील स्टार्ट की गई थी, ठीक है, इन इंडिया इन 2001, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज। मिड डे मील तमिलनाडु में सबसे पहले स्टार्ट की गई और कौन से सन में की गई थी? 2001 में करी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हुए थे कि स्टेट गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो शुरू कर दें ये प्रोग्राम 6 महीने के अंदर अंदर, ताकि सबको फूड मिल सके बच्चों को, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोग्राम है ना मिड डे मील स्कीम का, ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया सारे स्कूलों में 6 महीने के अंदर अंदर। पर इसके लिए क्या हुआ, इसकी पॉजिटिव साइड देखने को मिली है। पॉजिटिव साइड क्या देखने को मिली थी? जो बच्चे थे, ठीक है, जो कि जिनके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते थे वो भी भेजने लगे। पहला पॉजिटिव पॉइंट ये था, ठीक है, कि इसके ना जो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव साइड देखने को मिली। जो नहीं भेजते थे वो भी भेजने लगे, ठीक है। और जो पुअर लोग होते थे बहुत ज़्यादा, जिनके पास फूड नहीं होता खाने को, वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने लगे ताकि उनको एक दिन का मील उनके बच्चों को मिल सके, ठीक है। उससे क्या होने लगा, जो अटेंडेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, स्टूडेंट्स की एजुकेशन में हमारी हेल्प होने लगी और बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे जस्ट फॉर द मील, ठीक है। एक मील से कितने सारे चेंजेस आ गए, अटेंडेंस बच्चों की बढ़ जाने लगी, ठीक है। उससे क्या हुआ, जैसे जो बच्चे आते थे स्कूल, दोपहर को लंच करने फिर घर जाते थे और दोबारा से स्कूल में आते थे, तो वो बच्चों क्या होने लगा, स्कूल में तो आते थे, लंच के टाइम पे चले जाते थे और वापस लौट के नहीं आते थे। तो ये भी नहीं हुआ, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं और उसके बाद छुट्टी तक वहीं पर रहते थे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मिड डे मील स्कीम की पॉजिटिव साइड दिखाई गई, ठीक है। बहुत सारे जो सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों ही कास्ट को एक साथ बिठाकर खिलाया जाता था। तो ये भी एक अच्छी एक शुरुआत थी कि इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, इक्वालिटी का एग्जाम्पल। तो बेसिकली इस वाले पैराग्राफ में ना, इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है उसकी पॉजिटिव साइड मिड डे मील स्कीम की, ठीक है। लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल एट दिस मील टुगेदर, एक साथ बैठ के खाए जाते थे। जो दलित वुमेन्स थी उनको एम्प्लॉयड किया गया टू कुक द मील, ठीक है। तो और सबसे जो लास्ट पॉइंट है ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर टू द पुअर स्टूडेंट्स who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। जो हंगर थी उसको भी रिड्यूस किया गया। जो गरीबों में जो हंगर थी, जिनके घर खाना नहीं होता था, बहुत जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे पढ़ाई में क्योंकि उनके पेट खाली होते थे, उनको भी खाना मिलने लगा और एजुकेशन में चेंज आने लगा। बच्चे पढ़ने के लिए जाने लगे फॉर कोई भी रीज़न हो सकता है, जो कि एक मील था। क्योंकि कहीं जो गरीब लोग थे वो इसीलिए अपने बच्चे को स्कूल भेजते थे ताकि उन्हें एक टाइम का खाना मिल सके, नॉट फॉर द एजुकेशन, ठीक है। तो कैसे भी भेज रहे थे पर भेज रहे थे, तो एक पॉजिटिव साइड थी एजुकेशन की तरफ से भी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में, वो ये है कि इश्यूज ऑफ द इक्वालिटीज इन अदर डेमोक्रेसीज। इंडिया में डेमोक्रेसीज है, बट हम अगर और वर्ल्ड की बात करें और कंट्रीज की बात करें तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। उसको एक अफ्रीकन अमेरिकन नाम से बुलाने जाने लगा। ये एक मूवमेंट, बेसिकली इस चीज़ ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसमें क्या था, जो अफ्रीकन्स थे यानी कि जो डार्क और वाइट लोग थे, इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। डार्क लोग का मतलब है अफ्रीकन्स और जो अमेरिकन्स थे वो वाइट वन थे, ठीक है। तो अफ्रीकन अमेरिकन, ब्लैक वाइट करके बोला जाने लगा। और इसमें क्या था, जो
ब्लैक लोग थे वो स्लेव्स बने हुए थे, उन्हें स्लेव बनना पड़ता था वाइट लोगों का, यानी कि वाइट गोरे लोगों की गुलामी करनी पड़ती थी ब्लैक पर्सन्स को, ठीक है, अफ्रीकन्स को। तो उसमें क्या होने लगा कि जैसे सपोज एक एग्जांपल दिया गया है इसमें कि अगर कोई बस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। अगर कोई बस में ट्रैवल कर रहा है, अगर वो सीट पे अगर कोई अफ्रीकन बैठा है यानी कि कोई ब्लैक बैठा है, तो उसको अगर जो वाइट पर्सन है वो बैठना चाहता है तो ब्लैक पर्सन को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये एक चीज़ थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी सिचुएशन बताने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये वाला जो एग्जाम्पल था ये सच्ची घटना बताई गई है रोज पार्क नाम की महिला की। जो रोजा पार्क थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, यानी कि स्लेव थी गोरे लोगों की, ठीक है। तो उन्हें क्या वो टायर्ड हो चुकी थी फॉर अ लॉन्ग डे एट वर्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम के कारण वो टायर्ड हो चुकी थी। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सीट पे बैठना, वाइट मैन के लिए जो बस की सीट देना रिफ्यूज़ कर दिया। डेट कौन सी थी, ऑन 1 दिसंबर। हर रिफ्यूज़ल उनका जो रिफ्यूज़ल था, ठीक है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ जो अनइक्वल वेज के साथ उनके साथ नाइंसाफ़ी होती। तो बेसिकली ये वाली जो सिचुएशन थी ना बस वाली, ठीक है, जो रोज़ा पार्क नाम की महिला थी, इन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगी, ठीक है। तो एक सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है? तो जो सिविल राइट मूवमेंट है इसमें क्या होता था, ये एक्ट बनाया गया 1964 में, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं इस चीज़ के ऊपर इनका भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वो वाइट हैं या ब्लैक हैं, रिलीजन के बेस पे या नेशनल ओरिजिन के बीच, नेशनल ओरिजिन के बेस पे, यानी कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये कहलाया गया सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है। तो उसके बाद इस मूवमेंट के आने के बाद जो स्कूल्स थे वो ओपन होने लगे दोनों के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। पहले इनके जो अटेंड थे, जो वो स्कूल अटेंड करते थे वो सेपरेट बनाए जाते थे, उनके जो अफ्रीकन्स लोगों के जो थे ना स्कूल्स, वो सेपरेट बनाए जाते थे। इस एक्ट के बाद वो सेपरेट नहीं रहे, वो दोनों एक ही जगह पे स्कूल जाने लगे। पहले जो और स्लेव्स थे उनको पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स दिए जाते थे, बट अब ऐसा नहीं था, अब सबको इक्वल दिया जाने लगा। और इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल्स बताए गए हैं, ठीक है, एक ही आर्टिकल बताया गया है 15, जो जो आता जाएगा उसके साथ आपको जो एम लक्ष्मीकांत है इंडियन पॉलिटी, उसके जो आर्टिकल्स है वो भी आपको साथ के साथ लर्न होते जाएंगे। तो आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन चारों के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। सारे इंडिया के सिटीजन हैं और सबको सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। हर एक का राइट इक्वल है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो हाउस हेल्पर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर किसी का राइट एक ही है, वो सब इक्वल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 15 कि भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये थी बेसिकली समरी टाइप, ठीक है, क्लास 7th चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो मेन यूपीएससी के लिए आपको पढ़ना है ना, इसमें जो मेन पैराग्राफ में से पूरा सार निकाल करके मैंने दिया है, जो इम्पोर्टेंट लाइंस है, पैराग्राफ थे, मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए हो अच्छी तरीके से। ये बेसिक है पॉलिटी का, अगर एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले अगर आप बेसिक स्टार्ट कर देना, बेस पढ़ लें, तो पॉलिटी बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए। तो बेसिकली उस बेस को मैं मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाला जो चैप्टर है मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।